जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो किस चीज़ की चल रही है? वो चल रही है हमारी भूगोल की। भूगोल का हमने जैसे दर्रे, झील, इनको हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भारत में नदियाँ, कि भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि भारत को नदियों वाला देश ये बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा, अगर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहीं नदियाँ है तो वो भारत है। वो भारत में ही सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ, हाल ही में जो परीक्षा हुई उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यास नदी का पुराना नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे जो चार नदियां हैं, रावी, झेलम, चेनाब, इनके जो पुराने नाम हैं कि उनका पुराना नाम क्या है। तो उसमें क्या पूछा जाता? उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 31 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, क्या कि व्यास नदी का पुराना नाम बताइए। दो क्वेश्चन पूछे जाते, बनते हैं ऐसे जगह से। तो आप लोग याद रखें, स्किप कुछ भी ना कर, बस बेसिक अपना हमेशा तैयार रखें। आपको हमेशा जीवन में बेसिक काम आएगा कि हाँ भाई, कभी किसी भी कोई से भी स्तर की आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये नहीं कि आप यही पढ़ाई कर रहे हैं कि हाँ मैं सी जीडी के लिए कर रहा हूँ, तो ये नहीं, बिल्कुल। आप किसी चीज़ के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए क्या आएगा? बेसिक। तो ये सारी चीज़ें क्या चल रही है? आपकी बेसिक चल रही हैं। एडवांस लेवल की तरफ भी हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ये आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? नदियाँ। भारत में नदियाँ। तो मैं पहले देखता हूँ, हाँ पहले हम देखते हैं जी, नदियाँ क्या होती हैं। नदी, सबसे पहले तो मन में यही आएगा ना आपके क्वेश्चन कि नदी क्या होती है। नदी, नदी क्या होती है? नदी मीन्स क्या? इसकी अगर परिभाषा दें कि जो बहते हुए पानी, बहते हुए पानी प्राकृतिक, प्राकृतिक रूप को नदी कहते हैं। कोई क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है आपसे कि भाई नदी क्या है। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए मुझे नदी क्या है। नदी तो आप जानते हैं, नाम बता देंगे आप सिर्फ, कि नदी गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ऐसे बहुत सारे नाम गिना देंगे, लेकिन नदी क्या है वो आप ये बताएंगे किसी को भी जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए मुझे नदी का नदी की डेफिनेशन बताइए। तो डेफिनेशन क्या? बहते हुए, जो बहता हुआ जल है या फिर पानी है जो प्राकृतिक रूप से, उसको क्या कहेंगे? हम उसको हम नदी कहेंगे। क्या कहेंगे जी? नदी कहेंगे। समझ गए? जो निरंतर बह रहा है, निरंतर प्राकृतिक रूप से, जो हमारे द्वारा निर्मित नहीं है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित नहीं है। जैसे ग्लेशियर्स में से निकलती हैं, ग्लेशियर में से क्या, कि अगर हम बात करें, जो गंगा नदी है, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी के ही पास का जो हमने मैदान पढ़ा था, भारत का उत्तर का मतलब विशाल मैदान, जिसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, तो वो गंगा के विशाल मैदान के पास में ही पाई जाती है। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है, जो गंगा का मैदान है, उसी को हम क्या बोलते हैं ज़्यादातर? उत्तर का विशाल मैदान। तो ये आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, ठीक है। तो नदी क्या है ये आप लोग समझ गए होंगे। जो निरंतर पानी बहता रहता, उसको हम, जो प्राकृतिक रूप से निरंतर, कहीं पहाड़ों से जैसे पहाड़ होते हैं, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है बालू। बालू कैसे पाया जाता? कि ये जो पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों से जैसे धीरे 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 पहाड़ का कटाव करने लगते हैं। जब पानी निरंतर बहता रहेगा तो क्या करने लगेगा? कटा कटाव होने लगेगा। जब कटाव होने लगेगा तो छोटे छोटे कण, जो ऐसे ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं फिर? वो बालू में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये नदियाँ, इन नदियों में क्या पाया जाता है? बालू पाया जाता है। और बालू कैसे होता है तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इनमें क्या पाया जाता? बालू।
बालू पाया जाता। और होता क्या है इनमें नदियों से वर्क या काम, कि नदियों से, अगर नदियां हैं तो इनका काम क्या होगा? जैसे पीने के पानी, पीने का पानी, पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी, सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, क्योंकि सिंचाई व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी, जहाँ पानी रहेगा वहाँ छोटी छोटी नहरों के द्वारा निकाल छोटी छोटी नहर निकाल दी जाती है, लगभग 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के एरिया में ऐसे। और वहाँ से उनसे क्या की जाती है, फिर सिंचाई की जाती है। अक्सर आपने देखा होगा अपने आसपास में कहीं भी कि जहाँ पे ये नहरें निकाली जाती हैं या नदियाँ हैं जहाँ पर उनसे छोटी छोटी कनेक्टिविटी कर दी जाती है, कि ये मान लीजिए ये गंगा नदी आ गई, यहाँ से छोटी छोटी ऐसे नहर निकाल दी जाती हैं। फिर इनमें इनके अंदर भी क्या निकाल दिया, छोटी छोटी और नहरें कनेक्ट कर दी जाती हैं, ताकि सिंचाई का बहुत अच्छा स्तर हो सके और भूमि उपजाऊ हो सके बहुत अच्छे से। अक्सर देखा होगा जहाँ पर नदियाँ नहीं होती वहाँ पर सूखा देखने को मिलता है और ना अच्छी खेती होती है, और पानी का स्तर हमेशा बहुत डाउन रहता है। हमारे इस क्षेत्र में गंगा के जो आसपास है, मान लीजिए हम अगर बात करें हम गुलाबटी के आसपास क्षेत्र की, तो यहाँ पर लगभग लगभग 40-50 फुट पे पानी निकल जाता है। हमारे मेरे खुद गांव में जो हमारा ट्यूबवेल लगा है अभी भी उस पर ऊपर रख के मोटर चलती है, तो पानी का स्तर ऊपर है। इस वजह से पानी ऊपर से मतलब आ जाता है जल्दी, मुश्किल से 30 से 35 फुट पे पानी निकल जाता है। तो आप ये देख सकते हो, अगर नहीं तो फिर क्या करना पड़ता, फिर आपको ये आजकल तो सब समरसेबल लगवा रहे हैं, वो भी 200-250 फुट पे, कि हाँ भी कभी ये सूख ना जाए, ये दिक्कत ना हो जाए। लेकिन जहाँ पर ये नदियाँ हैं उनके पास में हमेशा पानी का स्तर ऊपर रहेगा, सिंचाई के लिए बहुत अच्छी सुविधा होती है वहाँ पर। और जल विद्युत जल विद्युत परियोजनाएं चलती हैं, जल विद्युत परियोजनाएं या उत्पादन के जल से, जल के पानी से क्या बनाई जाती है, विद्युत या लाइट बनाई जाती है, ठीक है। कि बड़े बड़े डैम बना दिए, डैम बनाने के बाद में फिर वहां से पानी छोड़ा जाता है, उसके द्वारा क्या बनाई जाती है, उत्पादन के लिए फिर बिजली को उत्पन्न किया जाता है। और उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि के लिए बहुत आवश्यक है नदियाँ, जो नदी का पानी है। और मछली 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 पकड़ना, कि भाई जब ये प्राकृतिक आते हैं तो मछलियाँ इनमें आ जाती हैं, तो मछली पकड़ना, मछली पकड़ना। और और क्या लाती हैं अपने साथ, बालू, ये मैं आपको बता चुका हूँ। नदियों के तल में क्या पाया जाता है, बालू, वही जो पहाड़ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ और निकल के आती है पत्थरों को काट के अपने साथ में बहा के लेके आते हैं, तो इनमें क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका बालू, ठीक है। इसके इसके बाद में हम बात करते हैं समस्या। कुछ समस्या भी तो होगी, जैसे भाई ये जरूरी थोड़ी कि आपके साथ में, इनके साथ में अच्छा ही अच्छा कुछ समस्याएं पैदा भी होंगी। जैसे समस्या की बात कर ले हम, प्रदूषण की, प्रदूषण से इनके लिए समस्या, जैसे बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण, क्या जी, बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण। बस थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम चल रहे हैं, क्लास की तरफ ही चल रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण, निर्माण। और जो सीवेज लाइन होती है, सीवेज लाइन या गटर वटर हम जिन्हें बोलते हैं। और औद्योगिकरण, औद्योगिक औद्योगिकरण, ये इनकी क्या है, जैसे प्रदूषण के लिए इनमें पानी नाला छोड़ दिया था। आपने आजकल देखा होगा जो आपकी यमुना है, यहाँ दिल्ली से कितना गंदगी जाती है, कितनी नाला उसके अंदर, मतलब पूरा दिल्ली का कचरा सब इसी में, नाले में सीधा गंगा इसमें यमुना में छोड़ देते हैं।
और यमुना कितनी गंदी है, अभी हाल ही में पीछे लगभग 1 डेढ़ हफ्ता हो गया, बिल्कुल ऐसे झाग उठ रहे थे उसमें कि पूछो मत। वो सिर्फ एक गंदगी की वजह से। आपके पास भी वीडियो पहुंचा होगा, उसमें देखा होगा कि भाई झाग उठ रहे हैं, जैसे सरफ किसी ने डाल के घोल के साबुन डाल दिया हो इस तरीके से, और पानी गिर रहा हो, उसके झाग इतने उठ रहे हैं ऊपर, बिल्कुल वाइट वाइट पूरा ऐसे झाग से वो। तो वो गंदगी की वजह से सब कुछ। तो समस्या ये भी है, और विवाद भी होते हैं इनमें। और समस्या क्या है इनको लेके? विवाद। विवाद भी हो जाता। हाँ, इनको लेके और क्या हो जाता? विवाद। दो राज्यों के बीच, राज्यों के बीच विवाद हो जाता। और इसके निपटारे के लिए एक एक्ट भी आया था, इड्रा नाम से। इड्रा नाम से क्या आया था? एक एक्ट, इड्रा एक्ट 1956। ये किसके लिए? ये अगर भारत में किसी दो स्टेटों के बीच में लड़ाई हो जाती, विवाद हो जाता कि भाई पानी, और पानी को लेके विवाद होगा, क्यों होगा कि कोई राज्य ज्यादा पानी का अधिक दोहन करना या पानी का ज्यादा यूज कर लेना, और अगले वाले राज्य के लिए बिल्कुल बहुत थोड़ा कम पानी देना, तो विवाद उत्पन्न हो सकता है। मान लीजिए आपके घर से कोई छोटा नाला या नदी जा रही है, और आप उसका सारा पानी अपने लिए यूज कर लें, आपने अपने घर का काम तो कर लिया सारा, लेकिन दूसरे के घर के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो इसके लिए क्या हो उत्पन्न हो जाता है? इसके लिए विवाद उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं। और उसी को निपटारा करने के लिए इड्रा एक्ट। इड्रा एक्ट में इसका इंटर स्टेट, इंटर स्टेट स्टेट रिवर वाटर, रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, डिस्प्यूट एक्ट 1957। तो ये किस में लगाया गया ये एक्ट? 1956 में। अगर किसी दो कंट्री के बीच में हो जाता है, मान लीजिए, ये तो स्टेट की बात करी हमने, किसमें कि भारत में दो स्टेटों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता, तो ये एक्ट के साथ में होगा। अगर विवाद हो जाता दो देशों के बीच में, देशों के बीच में, तो कौन सुनवाई करेगा, कौन इसका जो फैसला करेगा? तो ये करेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और ये कहां पर है? द हैग। द हैग में इसका क्या है? हेडक्वार्टर इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। तो ये आपको पता होना चाहिए। दो स्टेट के बीच में जो भारत में है, तो उसके लिए क्या ये एक्ट के हिसाब से लागू होगा। अगर दो देशों के बीच में आ जाता, हो जाता, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, और इसको लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा अनबन रहती है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम सबसे पहले हमारी गंगा से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कहाँ? गंगा। हाँ, गंगा के लिए मैं आपको लिख के लेके आया था। एक सेकेंड, कभी कभी हमारा ये बोर्ड थोड़ा दिक्कत खड़ी कर देता है। चलिए, ये आ गया। हाँ, गंगा, क्योंकि थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें, इसलिए मैं सबसे पहले ये आपके लिए ये मैप बना लिया था। जैसे गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा, अगर मैं बात करूं कि गंगा जो है, गंगा नदी आपका दे पहले होते हैं एक पंचप्रयाग। पंचप्रयाग में क्या होती है कि गंगा नदी पहले भागीरथी और अलकनंदा नदी, ये दोनों नदियां निकलती हैं। और दोनों नदियां जो निकलती हैं, उसके बाद में क्या, जैसे अलकनंदा नदी, और उसमें अलकनंदा नदी में एक धौली गंगा आके मिलती है, उसमें
जो मिलने का जो स्थल होता है, मान लीजिए कोई नदी आपस में आके मिलती है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए छोटी चीज समझिए, जैसे आपका प्रयागराज, प्रयागराज है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यमुना गंगा और सरस्वती का क्या है, संगम है। इन संगमों को हम क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रयाग। तो ऐसे ही जहां पर दो नदियों का संगम होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रयाग बोलेंगे। प्रयाग बोलेंगे तो इनका नाम भी कुछ होगा, जैसे यहाँ क्या है, प्रयागराज है, तीन नदियों का संगम है प्रयागराज। ठीक है, तो इसी तरह से ये निकलती हैं, क्या निकलती हैं जी, यहाँ से ये नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी, एक तो निकलती है भागीरथी नदी, और एक नदी निकलती है आपकी दोहली गंगा नदी। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, वो निकलती है गौमुख ग्लेशियर से। कहाँ से, गौमुख ग्लेशियर से। और इसके बाद में सतोपत ग्लेशियर से ये क्या निकलती है, अलकनंदा नदी। और ये कहाँ से निकलती हैं, दोनों ही थोड़ा पास में ही है, तो ये निकलती हैं आपका उत्तराखंड से। कहाँ से जी, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से जब निकलती हैं, अब आ जाइए, सबसे पहले हम देखते हैं इसको अलकनंदा, अलकनंदा नदी में जो दूसरी धौली गंगा आके मिलती है, क्या मिलती है, धौली गंगा, पंचप्रयाग। इसमें सबसे पहला जो प्रयाग है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जी विष्णु प्रयाग। धौली गंगा और अलकनंदा नदी जहां पर संगम मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग होगा ये वाला, ठीक है। इसके बाद में फिर नंदाकिनी और अलकनंदा नदी के संगम को हम क्या बोलेंगे, संगम कहाँ पर है, तो ये आपका संगम है। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को हम क्या बोलेंगे, नंद प्रयाग। क्या होगा, नंद प्रयाग। ये क्या होगा आपका सेकंड। और यदि मैं बात करूं कि एक है पिंडारी नदी, पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी चल रही है ये सारी यहाँ से। तो पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। आप इसे साथ के साथ नोट भी करते रहें, मैं इतना समय ले रहा हूं ताकि आप लोगों को समय मिल सके उतारने के लिए, नोट करने के लिए, ठीक है। तो क्या है, पिंडारी नदी और जो अलकनंदा नदी के संगम को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जी इसको कर्णप्रयाग। उसके बाद में, उसके बाद में एक आती है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का जो संगम है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जी क्या, रुद्रप्रयाग। ये क्या है यहाँ पर, रुद्रप्रयाग। कितने प्रयाग हो गए, चौथा प्रयाग रुद्रप्रयाग, या कोई बोले कि फोर्थ प्रयाग कौन सा है, और किस किस नदी के बीच में है, तो अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के बीच में है कौन सा, रुद्रप्रयाग। ठीक, अब आते हैं पांचवे की तरफ, कि जो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के बीच का जो संगम है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम देवप्रयाग। क्या बोलते हैं हम इसको, देवप्रयाग। और यहीं इसके बाद में इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है जी गंगा नदी के नाम से। किस नाम से, तो ये जाना जाता है आपका गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो आपने देख लिया कि गौमुख से ग्लेशियर से क्या निकलती है, भागीरथी नदी, और इधर सतोपत ग्लेशियर से क्या निकलती है, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी, और पांच प्रयाग हैं, पांचों प्रयाग आपको पता होने चाहिए। दोहली गंगा वाला विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी वाला नंद प्रयाग, और पिंडारी नदी वाला कर्ण प्रयाग, और मंदाकिनी वाला क्या होगा, रुद्रप्रयाग, और इधर भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या बोलेंगे हम, देवप्रयाग। तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई परेशानी तो नहीं होगी आपको, ठीक। इसके बाद में क्या होता है, जब ये यहाँ से निकलती है तो ये पहुंचती है फिर हरिद्वार में। तो हरिद्वार में जो, अगर कोई आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि गंगा, और गंगा कहाँ से बोलते हैं, तो ये सबसे पहले तो ये बताएंगे आप, देवप्रयाग के बाद में इसको क्या बोलते हैं, गंगा बोलते हैं। देवप्रयाग किसे बोलते हैं, अलकनंदा नदी और भागीरथी के नदी के संगम को हम क्या बोलेंगे, देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद में क्या शुरू हो जाती है आपकी, गंगा शुरू हो जाती है। यदि कोई बात करे कि भाई ये मैदान क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है, पूछ सकता है ना कोई भी, ये तो पहाड़ों में आ रही है, अभी तक यहाँ देवप्रयाग तक क्या है, आपके पहाड़ हैं, पहाड़ों से निकलते ऐसे, तो क्या आ जाती है उसमें वहाँ गंगा। ये कहाँ से करती है, तो हरिद्वार से।
हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है आपका। हरिद्वार में क्या कर जाती है, मैदानी क्षेत्र में ये प्रवेश कर जाती है। जब मैदानी क्षेत्र में अगर कोई भी बोलेगा कि मैदानी क्षेत्र में गंगा जो प्रवेश करती है वो कहाँ से, तो हरिद्वार से, आपको पता होना चाहिए। हरिद्वार में अब की बार क्या लगने वाला है, तो महाकुंभ, क्योंकि 12 साल, हर वर्ष 12 साल बाद लगता है, और 4 जगह लगता है। तो कहाँ कहाँ, आपका उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक। ठीक है, वो भी बताऊंगा कि कौन कौन सी नदी के द्वारा के पास में लगता है। ठीक है, तो हरिद्वार के मैदान में, जो हरिद्वार का मैदान है वहां से मैदान मतलब मैदानी क्षेत्र में गंगा प्रवेश करती है। अगर हम बात करें यूपी की, अपना यूपी आ गया, अपना यूपी आ गया, तो यूपी में बिजनौर, जो बिजनौर का जिला है, यहाँ से प्रवेश करती है। यूपी के बिजनौर से ऐसे आते हुए ओरली तरफ, और आपका जो गंगा स्नान स्थल है, अगर बात करेंगे गंगा स्नान स्थल, जैसे आपका गढ़ गंगा हो गया, गढ़ मुक्तेश्वर के नाम से जिसे जानते हैं, तहसील हापुड़ में वो आता है। तो गढ़गंगा, और इधर अनूप शहर होते हुए आगे की तरफ निकल जाती है। ये मैं अपने पास वाले नज़दीक वाले जो क्षेत्र है उनकी मैं दोनों की बात कर रहा हूँ कि ये स्थल है इनके गंगा स्नान करने के दोनों ही। ठीक है, आप लोगों को ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर इसकी बात करें, इसकी सहायक नदी की, किसकी, यमुना की, यमुना की। जैसे थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, थोड़ा सा यहाँ से कर देता हूँ मैं इसको। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, आपका बंदरपुंछ ग्लेशियर से, बंदरपुंछ ग्लेशियर से। और इसको किस नाम से जाना जाता है, यहाँ क्या बोलते हैं इसको, यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर भी इसको बोल सकते हैं। और बंदरपुंछ जो ग्लेशियर है कहाँ पर है, तो ये भी उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड से ये निकल के और इधर इटावा कानपुर होते हुए, जो आपका मथुरा वृंदावन होते हुए कहाँ पर मिलती है, तो ये आपका मिलती है प्रयागराज में। प्रयागराज में किन कौन सी तीन नदियां मिलती हैं, तो सरस्वती तो बिल्कुल मतलब मान लीजिए उसमें पानी नहीं है, सूख चुकी है। तो दो ही हैं इस समय मेनली जिनके अंदर पानी है, यमुना और गंगा। और इसके संगम को क्या बोलते हैं, प्रयाग, प्रयागराज। तो आपको ये पता होना चाहिए। प्रयागराज को पहले क्या बोलते थे, तो उसको बोलते थे इलाहाबाद, इलाहाबाद बोलते थे। और आप मुझे बताइए इलाहाबाद का नाम चेंज करके कब इसका प्रयागराज करा है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कौन से सन में हुआ था। तो ये आप मुझे बताएं कमेंट करके। अब आते हैं हम इसमें, ये इसकी सबसे लंबी सहायक नदी होगी कौन सी जी, आपकी यमुना नदी। यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी, सहायक नदी जो सबसे लंबी है, सबसे लंबी है, सबसे लंबी सहायक नदी है कौन सी, तो ये आपकी कौन सी होगी, यमुना। और अभी देखेंगे उसको। अब आते हैं हम, हाँ, इसमें पहले आते हैं यही यमुना के बारे में देखें। एक यमुना की ही ये, यमुना जो है किसकी, गंगा की सहायक नदी है, सबसे लंबी नदी है। और अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर जैसे इटावा की, इटावा, इटावा में आके कौन सी नदी मिलती है, तो ये मिलती है आपकी चंबल नदी, चंबल नदी। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो वो है यमुना की। यमुना की नदी, यमुना किसकी सहायक नदी है, तो वो है गंगा की। और चंबल नदी इसके बाद में ये आती है आपकी यहां से निकल के, एमपी से क्षिप्रा नदी। क्या निकल के आती है, तो क्षिप्रा नदी, ये क्षिप्रा, एक सेकेंड,
कहाँ से निकल के आएगी? तो ये आपका क्षिप्रा नदी। हम्म, क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी। कार्की, ये कहाँ से निकलती है? तो कार्की बार की पहाड़ियाँ, कार्की बार की पहाड़ियाँ जो होंगी, क्या निकलती है वहां से? वहां से निकलती है क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी जो है, जहाँ पे कुंभ लगता है उज्जैन में, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे पर बसा हुआ। कहाँ पर बसा हुआ? जहाँ पर कुंभ लगता है हर 12 वर्ष में, तो वो कहाँ पर लगता है? वो लगता है आपका उज्जैन में। कौन सी नदी के किनारे? तो वो है क्षिप्रा नदी के किनारे। तो ये क्या है, इसके पास में क्या होगा? उज्जैन। उज्जैन, उज्जैन कौन सी नदी के किनारे? तो वो है क्षिप्रा नदी के किनारे। तो यहाँ पर ये क्या है? चंबल नदी। और यदि बात करें कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो जनपाऊ की पहाड़ियाँ, जनपाऊ की पहाड़ियाँ, जनपाऊ की पहाड़ियाँ होंगी ये। कौन सी? जो चंबल नदी। और ये ही दोनों नदी किसकी हैं? क्षिप्रा नदी चंबल नदी की, चंबल नदी यमुना की, और यमुना अपनी गंगा की। तो ये आपको पता होने चाहिए। और ये कहाँ पर मिलती है आके? ये मिलती है आपका इटावा में। इटावा में किससे मिलती है? तो ये क्या जा रही है आपकी यहाँ? यमुना नदी। क्या आ रही है? यमुना नदी, यमुना नदी। यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है आके? तो ये मिलती है आपके इटावा में। ये आप नोट करते रहे साथ के साथ। अब आते हैं क्या? वेतवा नदी। वेतवा नदी भी किसकी सहायक नदी होगी? ये भी आपका वेतवा नदी, बेतवा नदी किसकी? यमुना की सहायक नदी होगी। और ये कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से। हम पर्वत पढ़ चुके हैं, विंध्याचल पर्वत, पर्वत हम पढ़ चुके हैं। विंध्याचल पर्वत कहाँ पड़ता है? और आपका मैं जैसे मैकाल पहाड़ियाँ का, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। पहाड़ी या पर्वत श्रेणी जो भी जहाँ पर भी पढ़ती थी, वो सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। इसलिए ही पहले पर्वत पढ़ने बहुत ज़रूरी थे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तो ये कहाँ पर होगा? एमपी में मोस्टली, एमपी, एमपी वाला जो हिस्सा है। ठीक है। तो बेतवा नदी किसकी नदी सहायक नदी है? ये है आपकी यमुना की। ये कहाँ पर मिलता, इसका जो मिलन है, इसका मिलन कौन से जिले में? तो हमीरपुर जिले में, हमीरपुर जिले में। हमीरपुर जिला जो होगा उत्तर प्रदेश का। और एक है केन नदी। कौन सी होगी? केन नदी, केन नदी, केन नदी। केन नदी कहाँ से निकलती है आपका? जो आपकी कैमूर पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी से निकलती है ये। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये सारी चीज़ें। और अब इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अभी दिख रहा है? इसके बाद में हम देखते हैं, जो धरातल से एक नदी निकलती है, धरातल मीन्स कि वहां पर कोई पहाड़ नहीं है, कोई पहाड़ी नहीं है, कोई छोटी बड़ी, तो ऐसी जगह से जो क्या निकलती है? वो निकलती है नदी। वो कौन सी नदी है? तो वो नदी है कौन सी? आपकी गोमती नदी। और गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत कैसे, कैसा एरिया है? तो ये धरातल एरिया है, जहाँ पर मैदान, सपाट मैदान, यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? धरातली नदी बोलते हैं। और ये कहाँ पर मिलती है आपके गंगा से? तो ये मिलती है आपका गाजीपुर में। तो ये सारी नदियाँ किसकी हुई? जो यमुना की नदी, जैसे छिपरा, चंबल
और बेतवा, केन, ये किसकी नदियाँ? यमुना की सहायक नदी। यमुना किसकी है? तो गंगा की। गंगा कहाँ, यमुना और गंगा के संगम को क्या कहते हैं? प्रयागराज में जाके मिलती है। प्रयागराज में क्या लगता है? कुंभ का मेला, जो 2025 में जनवरी से स्टार्ट शुरू होने जा रहा है। तो शुरू होने जा रहा है, ठीक है। और ये कब लगता है? लगभग, लगभग नहीं, पूरे 12 वर्ष के बाद। क्या बोलते हैं इसको? महाकुंभ। और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेला होता है। करोड़ों में लोगों की भीड़ आती है यहाँ पे, जो दर्शन के लिए या फिर जो इस महापर्व को मनाते हैं। 4 जगह लगता है। तो ये यहाँ पर किस, गंगा और यमुना के संगम पे लगता है। कहाँ? प्रयागराज में। और नासिक की बात करें, नासिक में कहाँ लगता है? तो नासिक में लगता है आपका गोदावरी में। गोदावरी नदी के किनारे क्या है? नासिक। नासिक में लगता है ये। और एक लगता है आपका हरिद्वार में। अब आते हैं जी हम गाजीपुर पहुंच गए। इसके बाद में आते हैं छपरा। गाजीपुर के बाद में क्या आ जाता? आपका छपरा। छपरा कहाँ पड़ता? बिहार में। जब बिहार में एंटर करती है तो छपरा, ये आती है कौन सी? यहाँ पर निकलकर आपकी घाघरा नदी, या इसको हम घग्गर नदी भी बोलते हैं। कभी घबराए नहीं, कभी एक घग्गर नदी या घाघरा नदी ऐसे करके भी बोलते हैं इसको, घाघरा नदी। तो ये कहाँ पे अगर बात करें कि लंबाई की, तो यमुना नदी। अगर बड़ी की बात करें चौड़ाई में, जैसे सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? तो ये होगी आपकी घाघरा नदी। ये कहाँ पर है आपकी? ये पे इधर बाराबंकी। बाराबंकी। और बाराबंकी में क्या है? यहाँ पर आके मिलती है एक काली नदी। काली नदी, जिसको हम शारदा नदी भी बोलते हैं। शारदा नदी। शारदा नदी का ही क्या नाम है? तो ये है काली नदी। ये कौन, कहाँ से निकलती है? मिलाप ग्लेशियर। याद करो, मैंने आपको मिलाप ग्लेशियर बताया था, जो कुमाऊं हिमालय में पड़ता। कहाँ पड़ता? कुमाऊं हिमालय में। तो मिलाप ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो शारदा नदी। शारदा नदी आके, ये किसकी सहायक नदी? तो घाघरा नदी की या घग्गर नदी की। घग्गर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना नदी की। ठीक है। और और ये घग्गरा, जो घाघरा नदी है, कहाँ से निकलती है? तो आपका ये निकलती है भार, भार चाउंग, भार चाउंग ग्लेशियर। भार चाउ चुंग ग्लेशियर, क्या होगा ये? चाचुंग ग्लेशियर। चुंग ग्लेशियर। इससे कौन सी नदी निकलती है? तो भार चाचुंग ग्लेशियर से ये नदी निकलती, कौन सी? घाघरा नदी। घाघरा नदी की जो सहायक नदी है वो शारदा नदी या काली नदी। ये कहाँ में पे मिलती है? इनका मिलाप कहाँ है? तो ये है आपका बाराबंकी में। और ये आपकी सबसे लंबी नदी भी है। किसकी? नहीं, सबसे लंबी नहीं, सबसे बड़ी सहायक नदी। लंबी और बड़ी में आप अंतर समझे। लंबी बोले तो आप यमुना बोले, और बड़ी बोले तो आप घग्गर या घाघरा बोले। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते किसकी? आगे ये आते हैं पटना। पटना भी गंगा के सहारे बसा हुआ है। और पटना किसकी राजधानी है? तो ये है बिहार की। बिहार की। और इसमें आकर यहाँ पर सोन नदी मिलती है। इधर सोन नदी, सोन नदी। और यहां से एक क्या निकलती है? नर्मदा नदी। ये क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी है, मैकाल पहाड़ी भी जिनको हम बोलते हैं। तो ये
दोनों ऐसी नदी हैं कि दोनों आपस में, कहते हैं ना कि एक पूर्व की दिशा को जाते हैं, एक पश्चिम की दिशा को जाती है। ये कहाँ पर गिरती है? नर्मदा नदी ये गिरती है आपके अरेबियन सी में या अरब सागर में जाकर, जो कि पश्चिम में गिरती है। और सोन नदी कहाँ पर मिल जाती है? ये मिल जाती है आपके पूर्व में, पूर्व की तरफ को बंगाल की खाड़ी में। तो ये कहाँ पर? गंगा नदी को पटना के, यानी कि पटना पर जाकर मिलती है। कहाँ? पटना। पटना किसकी राजधानी है? तो ये बिहार की। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम किस पे? सोनपुर। तरुण भाई बताओ, सोनपुर किस चीज के लिए फेमस है? हाँ, गंडक नदी। सोनपुर, सोनपुर ये जो है बिहार का, किस चीज के लिए फेमस है? मैंने आपसे पूछा तो ये है पशुओं का जो मेला होता है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा अगर पशुओं का मेला कहीं लगता है तो वो कहाँ लगता है? आपका सोनपुर में। सोनपुर कहाँ पड़ता है? तो ये बिहार में आपका पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या, कौन सी नदी आके मिलती है? तो ये मिलती है आपकी गंडक नदी। गंडक नदी के बाद में अगर बात कर लें आगे चल के, आगे चल के हम बात करते हैं ये करशाला। करशाला, करशाला भी क्या है? एक जगह का नाम। और यहाँ पर कौन सी नदी आके मिलती है? तो ये मिलती है आपकी कोशी नदी। कोशी नदी। ये सब किसकी नदी चल रही है? सहायक नदी। तो ये सब गंगा की नदी चल रही हैं, गंगा की नदियाँ। ये करशला में कौन सी नदी मिलती है? तो आपकी ये मिलती है आपकी करशला में कोशी नदी। कोशी नदी के बाद में हम बात करते हैं एक पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियां से। कौन सा? दार्जिलिंग। क्या होगा जी? दार्जिलिंग पहाड़ियां, दार्जिलिंग की पहाड़ियां। कौन सी नदी निकलती है? तो ये निकलती है आपकी महानंदा नदी। महानंदा नदी। महानंदा नदी कहाँ से? दार्जिलिंग की जो पहाड़ियां हैं। दार्जिलिंग चाय बहुत फेमस है अपनी प्राकृतिक, अगर बात करें कि प्राकृतिक के लिए, कि प्राकृतिक अगर कोई सबसे महंगी चाय है तो वो कौन सी है? दार्जिलिंग चाय। पूरे वर्ल्ड में फेमस है दार्जिलिंग चाय। इसको जीआई टैग भी मिला था सबसे पहले। जीआई टैग क्या होता? कि एक भौगोलिक संकेत, कि जी हाँ, अगर किसी को जीआई टैग मिल गया कि जी ये चीज यहीं की है, बिल्कुल आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। जीआई टैग कब के लिए? लगभग 10 या 20 साल के लिए दिया जाता है। और कि हाँ, पूरा टैग गवर्नमेंट देती है कि जी हाँ ये यहाँ की। जैसे अयोध्या का क्या, बेसन के लड्डू को अभी हाल ही में क्या मिला था? ये जीआई टैग। बेसन के लड्डू बड़े फेमस है कहाँ के? अयोध्या के। मथुरा नगरी के क्या है? पेड़े, उनको भी क्या मिल चुका? जीआई टैग ऐसे। और दार्जिलिंग की चाय है, उसको जीआई टैग। असम की जो फेमस चीज़ है जैसे चाय है असम की, तो उसको भी जीआई टैग मिला था। तो ये सारी चीज़ें, जीआई टैग किसका काम करता है? भौगोलिक संकेत का। जी हाँ, ये प्रूफ करती है सरकार, हाँ बिल्कुल आप विश्वास करके इसको ले सकते हैं। और यहाँ तो पश्चिम बंगाल के बाद में इधर फिर यहाँ कहाँ एंटर कर जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में मैंने आपको पहले भी पूछा था कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं आपका पद्मा से, पद्मा नदी। जब यहाँ पर बंगाल में ये पहुंच जाती है तो यहाँ इधर से असम से आकर क्या मिल जाती है इसका? ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी इस मिलने के बाद में क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाने के बाद में एक हमारा सबसे बड़ा, अगर कोई जहाँ पर मैग्रोव वन भी पाए जाते हैं, सुंदरवन का डेल्टा, जहाँ की जमीन बहुत ही अच्छी उपजाऊ और बहुत बेहतरीन है, जहाँ पर मैग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये है जो गंगा नदी बनाते हैं। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि बांग्लादेश को जो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं। तो ये चीज आप याद रखें। ठीक है, आपने ये सारी चीज देख ली। अगर कोई बात करेगी इसकी सबसे
लास्ट वाली सहायक नदी कौन सी होगी, तो वो होगी महानंदा नदी, जो कि दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है। यदि कोई पूछे कि गंगा की फर्स्ट सहायक नदी या पहली प्रथम सहायक नदी कौन सी होगी, तो राम गंगा आप बोलेंगे। राम गंगा कैसे बोलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसकी सहायक नदियां कहाँ से शुरू है, अगर गंगा का मैदान की बात करें तो देवप्रयाग से, देवप्रयाग से। और देवप्रयाग पे ही यहाँ पर क्या आ जाती है आपकी, इधर रामगंगा मिलती है इसके सबसे पहले। उससे पहले ये गंगा नदी नहीं कहते, इसको क्या बोलते हैं, ये दो, अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है उसको क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। प्रयाग से, देवप्रयाग से आगे क्या बोलते हैं इसको, गंगा। तो गंगा की पहली और सहायक नदी कौन सी, किसको बोलेंगे, रामगंगा को। और आखिरी क्या बोलेंगे, महानंदा नदी, जो सहायक नदी है भारत में। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसकी लंबाई की, भारत की सबसे लंबी नदी है ये, भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कितना है जी, 2525 किलोमीटर तक, 2525 किलोमीटर तक। और हाँ, इसकी लंबाई, और इसको हाँ राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा प्राप्त है, राष्ट्रीय नदी। आप मुझे बताओ इसको राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। अगर बात करें जलीय जीव की, राष्ट्रीय जलीय जीव, एक सेकेंड, इसका जो जलीय जीव है वो क्या है, डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या है जी, डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या होती है, एक प्रकार की मछली होती है। तो ये राष्ट्रीय नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, और जलीय जीव डॉल्फिन, और ये राष्ट्रीय जलीय जीव भी इसको भारत सरकार ने दिया। तो ये कब, इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब प्राप्त हुआ, आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, जैसे भी लास्ट में हमेशा कहता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी दिक्कत आती, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे कमेंट माध्यम से। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।